सुबह के 11 बज रहे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी पर्दों के बीच से छन कर आ रही थी। बाहर आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट और रोशनी से और चाय और पराठों की खुशबू फैल रही थी। हमेशा की तरह शमीम बेगम अपने ख़ास सोफे पर टेक लगाए बैठी थी। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में वही सख्त नज़र थी जिससे घर के सभी लोग सहमे रहते थे। उनके पास ही समर खान सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने गंभीर चेहरे के साथ चुपचाप अपनी दादी की बातें सुन रहा था। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और हुरिया दबे कदमों से भीतर आई। उसकी निगाहें झुकी हुई थी और हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुई थी। कमरे का बोझल सन्नाटा और गहरा गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में सलाम किया, अस्सलामुअलैकुम दादी बेगम। मन ही मन बुदबुदाई, शेरनी के साथ शेर भी बैठा है आज। दोनों मिलकर इस मासूम हिरनी का शिकार जरूर करेंगे। हमेशा की तरह शमीम बेगम के चेहरे पर नापसंदगी की लकीरें उभर आईं। वो भरी आवाज़ में बोली, यह उठने का समय है तुम्हारा? सुबह के 11 बज रहे हैं। हमारे ख़ानदान की बेटियां सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं। अपनी चचेरी बहन ऐमन को देख लो, सुबह 7 बजे तक सारे काम निपटा लेती है। तुम मुझसे सीखो। वो तुमसे सिर्फ 3 साल बड़ी है मगर लगती है 30 साल बड़ी हैं। अभी तक तुम्हारा बचपन ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हारा क्या करूं? यह सुनकर समर ने कड़ा रुख अपनाया और बोला, दादी ऐमन की मिसाल मत दीजिए। यह उसके पैर की उंगली के बराबर भी नहीं है। ऐमन मेरी बहन है, उसकी परवरिश मैंने की है। अगर इसकी परवरिश भी मेरे हाथ में होती तो इसका दिमाग भी ठीक कर देता। आपने इसे फिजूल की छूट दी है और नतीजा सामने है। शमीम बेगम ने घूरा और बोली, ऐसी बात नहीं है समर, इसकी भी परवरिश ठीक हुई है। आखिर तुम्हारी माँ ने की थी, लेकिन यह लड़की हर वक्त अपने आप में खोई रहती है। घर के वसूलों का ख्याल नहीं रखती। किसी दिन मेरी छड़ी उठ गई तो दिमाग सही कर दूंगी। यह समझती है बूढ़ी दादी के हाथों में जान नहीं है, मगर जिस दिन मेरी जान देख ली उस दिन मुँह छिपाती फिरेगी। सहमी हुई हुरिया जल्दी से बोली, दादी बेगम आइंदा ध्यान रखूंगी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। और प्लीज़ आप इन्हें कहिए मुझे कुछ ना कहें। सिर्फ आप ही मुझे समझा सकती हैं और कोई नहीं। उसे समर की डांट हमेशा बुरी लगती थी। वह अक्सर कहती, बाबा डांट सकते हैं, अम्मी डांट सकती हैं, दादी बेगम और ऐमन डांट सकती है, मगर खान जी को कोई हक नहीं। लेकिन वो जानती नहीं थी कि घर में सबसे ज़्यादा हक उसी का उस पर था। समर ने कुर्सी पर झुकते हुए भरी आवाज़ से बोला, बताऊं तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ? उसके सख्त लहजे की गूंज से हुरिया काँप गई। वो पीछे हटी और घबरा कर बोली, माफ़ कर दीजिए दादी बेगम, आप सच कह रही हूँ। कल रात देर से सोई थी इसलिए सुबह देर से उठी। कल मेरा टेस्ट है कॉलेज में, उसी की तैयारी कर रही थी। यकीन ना हो तो ऐमन से पूछ लीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रही और मैं झूठ पसंद भी नहीं करती। झूठ बोलने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। यह सुनकर शमीम बेगम ने ताना कसा, हाँ तुम्हारी माँ भी तो ऐसे ही बहाने बनाती थी। खुद तो दुनिया से चली गई और तुम्हें हमारे सिर पर छोड़ गई। हमेशा की तरह इस ताने पर हुरिया का सिर झुक गया। आंखों में आंसू भर आए, होंठ काँप रहे थे पर कुछ न कह सकी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। समर के चेहरे पर गुस्से की झलक साफ थी। उसने सख्त नज़रों से दादी की तरफ देखा और इशारे में उन्हें चुप कराया। वह हुरिया पर सख्ती करता था, उस पर पाबंदी लगाता था, लेकिन उसकी आंखों के आंसू उसे बर्दाश्त नहीं होते थे। उसने भारी मगर नरम आवाज़ में कहा, जाओ और अब ध्यान रखना, सुबह जल्दी उठा और सबके साथ नाश्ता करो। और हाँ, अगर मुझे पता चला कि तुमने नाश्ता नहीं किया तो याद रखना, मेरे गुस्से में तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हुरिया ने झुकी आवाज़ में सिर्फ जी कहा और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खोला और बाहर निकली, उसे लगा जैसे किसी कैद से आज़ाद हुई हो। कमरे में फिर वही सन्नाटा रह गया, मगर समर की आंखों में अब भी दादी के शब्दों की कसक और नापसंदगी साफ झलक रही थी। वह उन्हें सख्त तो सुनाना चाहता था, मगर फिलहाल उठकर डेरे की तरफ चला गया। बेवजह वह दादी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता। रसोई में हल्की हल्की भाप उठ रही थी। चूल्हे पर बर्तन में सब्जी धीमी आंच पर पक रही थी और तड़के की खुशबू पूरे कमरे में घुली हुई थी। नौकरानी कटी हुई सब्जियां ट्रे में रख रही थी, जबकि ऐमन अपने ख़ास अंदाज में दुपट्टा संभालते हुए मसाले पीसने में व्यस्त थी। हर काम वो बड़े सलीके और सुकून से कर रही थी, जैसे बरसों से उसे यह सब संभालने की आदत हो। रसोई की खिड़की से आती धूप और किरणों में ऐमन का चेहरा और भी निखर कर सामने आ रहा था। तभी धीरे से दरवाज़ा खुला और हुरिया चुपचाप भीतर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर अब भी समर की आवाज़ और सख्ती का डर झलक रहा था।
कदम भारी और आंखों में नमी थी। वो पीछे से जाकर अचानक ऐमन के गले लग गई। ऐमन ने चौंक कर उसे देखा और तुरंत अपने नरम हाथों से उसके गाल को सहलाते हुए प्यार से बोली, उठ गई मेरी शहजादी। कहने को वो उसकी चचेरी बहन थी, मगर हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। हुरिया ने होंठ फुलाकर नजरें झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, आपकी शहजादी को आपके भाई ने इतनी बुरी तरह डांटा है कि बस मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। आप भी कुछ दिनों बाद शादी करके चली जाएंगी, फिर मुझे कौन बचाएगा उस जिन भाई से। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। लड़कियां अपनी ज़िंदगी परी कथा जैसी जीती हैं, मगर मेरी ज़िंदगी में कोई परी कथा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ है। सब मुझे डांटते रहते हैं, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है, जैसे मैं कोई बोझ हूँ। उसकी उदासी गहरी थी। दादी की आखिरी बात ने उसका दिल तोड़ दिया था। ऐमन ने मुस्कान दबाकर उसकी थोड़ी उठाई और नरमी से बोली, वह जिन भाई तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता। कभी कभी सख्त लहजा अपनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें चाहते नहीं, वे तुमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर तुम देखना ही नहीं चाहती। तुम सिर्फ उनकी सख्ती देखती हो, उसमें छिपा हुआ प्यार नहीं। हुरिया ने कुर्सी खींचकर जोर से पटकी और मुंह बनाते हुए बैठ गई। हाँ हाँ, पता है मुझे, आपके तो भाई हैं, आप क्यों उनके खिलाफ सुनेंगी। ऐमन हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा, अब यह बताओ नाश्ता करोगी? बनाओ तुम्हारे लिए। हुरिया ने मुँह बिचका कर कहा, बनाइए। आपके भाई का ऑर्डर है, अगर मैंने नाश्ता नहीं किया तो मुझे उनके गुस्से से कोई नहीं बचा सकता, वरना मेरा कोई इरादा नहीं कुछ खाने का। उन्होंने सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया, अब दोपहर का खाना भी हराम हो जाएगा। इससे अच्छा है चुपचाप नाश्ता कर लूँ। ऐमन ने ध्यान से उसे देखा और थोड़ी सख्ती मगर मोहब्बत से बोली, रात को मैंने कहा था सो जाओ, सुबह देख लेना अपने कोरियन ड्रामे, मगर तुम सुनती कहाँ हो। आधी रात तक सीरीज देखती रहती हो। सही हुआ तुम्हारे साथ, बिल्कुल ठीक सज़ा मिली। बल्कि दादी को तो चाहिए कि 2 छड़ी और मारे। तुम सीधी हो जाओगी, दिन ब दिन बिगड़ते जा रही हो। हुरिया नाक सिकोड़ कर बोली, हाँ जी, सब गलती मेरी ही है, आप तो बस भाई की तरफदारी करेंगी। पता नहीं आपको उनमें क्या अच्छा लगता है, हर वक्त आपको भी डांटते रहते हैं। ऐमन यह मत करो, ऐमन ऐसे मत बैठो, ऐमन यहाँ जाओ। मुझे समझ नहीं आता उन्हें लड़कियों से क्या परेशानी है। मेरा बस चले तो उन्हें ठीक कर दूँ। ऐमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर चूल्हे की तरफ ध्यान दिया। कुछ देर बाद उसने नाश्ता की प्लेट बड़ी नफासत से तैयार की, पराठा, ऑमलेट और साथ में गर्म चाय। प्लेट वो एहतियात से लाई और मेज़ पर रख दी। हुरिया हाथ बांधे होंठ फुलाए बैठी रही, जैसी कोई जिद्दी बच्ची। ऐमन ने उसे देखा, फिर प्लेट अपनी तरफ खींचकर पराठे का टुकड़ा तोड़ा और अपने हाथ से उसके मुंह के सामने करते हुए नरमी से बोली, चलो जिद मत करो, कुछ खा लो। कुछ खाओगी तो एनर्जी आएगी, फिर मिलकर भाई की बुराई करेंगे। हुरिया ने पहले नज़रें फेर ली, मगर फिर चुपचाप मुंह खोलकर निवाला खा लिया। वह खामोशी से खाने लगी। रसोई का माहौल अब पहले जैसा भारी नहीं रहा। ऐमन के हाथों की नरमी और उसकी ममता ने हुरिया के दिल से सुबह की घुटन हल्की कर दी थी। ऐमन हर निवाला प्यार और सब्र से हुरिया के मुंह तक पहुंचा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह कितनी जिद्दी है। हुरिया कभी होंठ फुलाती, कभी नज़रें चुराती, मगर खाती जा रही थी। नौकरानी एक कोने में चुपचाप बर्तन धो रही थी और मुस्कुराते हुए इन दोनों बहनों का प्यार देख रही थी। दोनों के बीच सिर्फ 3 साल का फ़र्क था, मगर ऐमन हमेशा हुरिया को ऐसे संभालती जैसे सचमुच उसकी माँ हो। कभी डांटती, कभी प्यार जताती, कभी उसकी जिद तोड़ती और कभी आंसू पोंछ देती। हुरिया के लिए वही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। ऐमन के दिल में भी हल्की सी उदासी उतर आई थी, क्योंकि हुरिया के वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, आप भी शादी करके चली जाएंगी तो मुझे कौन बचाएगा। मगर उसने यह एहसास चेहरे पर नहीं आने दिया। वह जानती थी कि इस वक्त हुरिया के दिल को सिर्फ उसके प्यार से ही सुकून मिल सकता है। शाम के 4:30 बजे थे। हवेली के पिछले हिस्से में फैला हुआ बड़ा सा लॉन ठंडी हवा और ताज़ी घास की खुशबू से महक रहा था। घास पर रोज़ की नमी थी। बीचों बीच खड़ा इमली का पुराना दरख्त अपनी घनी डालियों और पत्तों से ज़मीन पर छांव बिछाए था। पंछी कभी डालियों पर चहचहाते, कभी उड़ते और कभी लॉन के कोने में रखे पानी के बर्तन के पास आ जाते। ऐसे सुकून भरे माहौल में हुरिया टांगे समेटे पेड़ के नीचे बैठी थी। उसका दुपट्टा कमर पर बंधा था ताकि खेलते खेलते या झुकते हुए फिसले नहीं। हाथ में इमली के छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन्हें वो चुपके चुपके मज़े से खा रही थी, कभी नमक लगाकर, कभी बिना नमक के, और आंखें मूंद कर खटास का आनंद ले रही थी।
उसे क्या पता था कि यह खबर भीतर पहुंच चुकी है कि वो बाहर क्या कर रही थी। तभी अचानक किसी ने उसका कान मरोड़ दिया। वह चौंक कर उछल गई और डर से आह निकली। मुड़कर देखा तो सामने रहमत बेगम खड़ी थी, समर की माँ और उसकी ताई, जिन्हें वो शुरू से ही अम्मी कहती थी। उनके चेहरे पर सख्ती और आंखों में गुस्सा भरा था। रहमत बेगम भारी आवाज़ में बोली, अरे खुदा, इस लड़की को अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पिछली बार भी तुम्हारा गला इसी इमली की वजह से ख़राब हुआ था। 2 दिन बुखार रहा, दवाइयों ने जान निकाल दी और अब फिर चोरी छिपे खा रही हो। आज आने दो समर और तुम्हारे बाबा को। अगर आज तुम्हारा दिमाग सही ना किया तो मेरा नाम रहमत नहीं। तुम्हारी इन हरकतों ने परेशान कर दिया है। हमेशा ऐमन आकर तुम्हारी तरफदारी करती है, उसी के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ा है। मगर आज अगर उसने बीच बचाव किया तो वो भी मुझसे मार खाएगी। यह सुनते ही हुरिया घबरा गई। हाथ में पकड़ी इमलियाँ झटके से ज़मीन पे फेंक दी और रोती सूरत बनाकर बोली, अच्छा प्लीज़ अम्मी, माफ़ कर दीजिए। देखिए फेंक दी ना, अब उन्हें नहीं खाऊंगी। समर का नाम सुनते ही उसकी जान निकल गई थी। बाबा को तो वो एक आंसू दिखाकर मना लेती थी, मगर समर तक यह बात पहुंच जाती तो वो यकीनन उसकी टांगें तोड़ देता। इसलिए वो तुरंत गिड़गिड़ाने लगी। रहमत बेगम ने कमर पर हाथ रखा और सिर हिलाकर बोली, नहीं, अब तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरी सुनती ही नहीं। लगता है तुम्हें अपनी माँ की परवरिश की ज़रा भी परवाह नहीं। हर वक्त बीमार रहना तुम्हारा शौक़ बन गया है और जब बीमार पड़ती है तो शामत मेरी आती है। तुम्हारे बाबा, समर, ऐमन सब मुझे डांटते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। लड़की तुम बहुत बिगड़ गई हो, मगर अब नहीं बिगड़ूंगी। बस अब बहुत हो गया। तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। यह कहकर उन्होंने हुरिया का हाथ पकड़ा और बोली, चलो अभी अंदर और जाकर सीधे अपने कमरे में किताबों पर ध्यान लगाओ, वरना तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगी। हुरिया की आंखों में आंसू भर आए और वो रोते हुए बोली, प्लीज़ आप खान जी को मत बताइएगा। आपको पता है ना खान जी कितना गुस्सा करते हैं। और पापा को भी मत बताइएगा, वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्लीज़ अम्मी, नहीं बताइए। मैं वादा करती हूँ आगे कभी नहीं खाऊंगी। बस आज माफ़ कर दीजिए। पता नहीं क्यों मेरा हाथ बार बार इमली तक चला जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ खुद को रोकने की, मगर आदत से मजबूर हो जाती हूँ। लेकिन अब पक्का वादा है, ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। वो हमेशा इसी तरह मनाती थी, मगर आखिरकार फिर वही हरकतें दोहरा देती। रहमत बेगम ने गुस्से में हाथ झटका और तेज़ आवाज़ में बोली, खाओ मेरी कसम। हुरिया ने नाक सिकोड़कर मुंह बनाया और बोली, नहीं, मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगी। मेरा कब दिन ईमान बदल जाए कुछ पता थोड़ी है। आप रोज़ कसम खिलाती रहती हैं। एक दिन कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। यह वह जल्दबाजी में उल्टा बोल रही थी। रहमत बेगम ने आंखें तंग करके उसे सख्त नज़रों से घूरा। हुरिया ने तुरंत होठ सिकोड़कर और उठते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आपकी कसम अब नहीं खाऊंगी, लेकिन प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। मैं वादा करती हूँ अब यह गलती दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज़ मान जाइए। आप जानती हैं ना खान जी बहुत गुस्सा करते हैं। रहमत बेगम ने उंगली हिलाकर कहा, यह आखिरी बार है, वरना मुझसे ही मार खाओगी, याद रखना। हुरिया ने जल्दी से सिर हिलाया और मासूमियत से बोली, जी जी अम्मी, मार लेना आप, लेकिन अभी किसी को मत बताइए। यह कहते हुए वो अपना दुपट्टा संभालते हुए तेज़ी से अंदर भाग गई। उसके दुपट्टे का पल्लू हवा में लहरा रहा था। पीछे रहमत बेगम खड़ी रह गई। उन्होंने माथे पर हाथ मारा और बुदबुदाई, हे खुदा, इस लड़की को अक्ल दे, कभी तो समझ आए। लॉन की हरी भरी फिजा में फिर से पंछियों की आवाज़ें गूंजने लगी, मगर अब भी पेड़ के नीचे गिरी इमलियाँ उसे मंजर की गवाही दे रही थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। लाउंज में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दोपहर की तपिश, बाहर की तेज़ धूप और अंदर पंखे की घरघराहट माहौल को सुस्त बना रही थी। बड़ी खिड़कियों पर पर्दे खींचे हुए थे, पर फिर भी हल्की रोशनी की किरणें भीतर झाँक रही थी। सोफे के एक कोने पर हुरिया बैठी थी। उसके सामने खुली कॉपी रखी थी और वह पूरी तल्लीनता से फिजिक्स का एक मुश्किल सवाल हल करने में लगी हुई थी। उसकी भौहें तनी हुई थी और वो बार बार पेंसिल की नोक दांतों से काट रही थी। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। फिजिक्स में तो केवल समर ही अच्छा था। अगर ऐमन अच्छी होती तो वो उसे मदद कर लेती, मगर समर में मदद मांगने का ख्याल भी उसे डराता था। कुछ ही पल बाद ऐमन लॉन्ज में दाखिल हुई। उसकी पेशानी पसीने से भीगी हुई थी और वो बार बार दुपट्टे से चेहरा पोंछ रही थी। हुरिया के पास आकर थके हुए लहजे में बोली, लाडो, बहुत गर्मी हो रही है, जान निकल गई इस गर्मी ने। मेरा बस चले तो किचन में भी ऐसी लगवा दूँ, लेकिन बेवजह की रस्में हैं यहाँ।
हुरिया ने चौंक कर सिर उठाया और हल्की नाराज़गी से बोली, तो आप इतना काम ही क्यों करती हैं किचन में? खान जी ने इतने नौकर रखे हैं हवेली में, फिर आप क्यों खुद चूल्हे से झोंकती रहती हैं? कभी मुझे देखा है किचन में जाते हुए? मैं तो हमेशा अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। एक आप हैं कि शादी को सिर्फ 6 महीने बचे हैं और कोई परवाह नहीं है आपको। ऐमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और नरम आवाज़ में बोली, तुम्हें तो शौक़ ही नहीं है, और वैसे भी तुम करो भी कि क्या, सारी ज़िंदगी तुम्हें यहीं रहना है। अम्मी हैं, दादो हैं, बुआ जी हैं, सब तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं, लेकिन मैं तो पराए घर जाऊंगी ना। मेरा यह सब सीखना ज़रूरी है। हुरिया ने हैरानी से पलकें झपकाई और ऊंची आवाज़ में बोली, क्यों भला, मैं क्यों यहीं रहूँगी? मैं भी तो पराए घर जाऊँगी। अभी 18 की हूँ, 2 साल बाद 20 की हो जाऊँगी, फिर भी मेरी शादी हो जाएगी। मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता आएगा। फालतू में आप कह रही हैं कि सारी ज़िंदगी मैं यहीं रहूँगी। वह ज़रा रुकी, फिर हंसी दबाते हुए बोली, अगर सारी ज़िंदगी यहीं रही तो पूरा घर पागल हो जाएगा, और फिर खान जी और उनकी बीवी मुझे गंजा कर देंगे। अपनी बात पर वो खुद ही ज़ोर से हंस पड़ी। ऐमन ने उसकी बात सुनकर हंसे बिना ना रह सकी, मगर दिल ही दिल में उसने सोचा, काश यह मासूम जानती कि घर वाले उसकी शादी समर से कई साल पहले ही तय कर चुके हैं। लेकिन यह राज अभी खोलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सब जानते हैं कि हुरिया कितनी ज़िद्दी है। कोई भी उसे जिद पर नहीं लाना चाहता था। हुरिया ने कॉपी बंद की और जिद्दी लहजे में बोली, चलो हम दोनों खान जी के कमरे में चलते हैं। अभी तो वो है ही नहीं, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेंगे। वहाँ एसी भी है, मुझे तो इतनी जलन होती है उनके कमरे से। हमारे कमरे में बस औसत, उनका कमरा इतना शानदार। ऐमन ने तुरंत मना किया और गंभीरता से बोली, नहीं नहीं नहीं, रहने दो। भाई को पसंद नहीं कि उनके कमरे में कोई जाए। हुरिया ने होंठ फुलाए और रूठते हुए बोली, भाई चलो ना प्लीज़, क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए ही तो जाएंगे, गर्मी से जान निकल रही है, कुछ देर आराम कर लेंगे। ऐमन ने पहले तो होंठ नीचे किया, फिर हुरिया की मासूम जिद पर मुस्कुरा दी। उसके लहजे में लाचारी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। यह सुनते ही हुरिया का चेहरा खिल उठा। वह खुशी से उछलकर खड़ी हुई और ऐमन का हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागी। दोनों तेजी से कदम बढ़ाती हुई गलियारे से गुजरती समर के कमरे की तरफ जाने लगी। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि समर कुछ घंटे पहले ही वापस आ चुका है और कुछ इस समय अपने कमरे में मौजूद है। कुछ ही पलों बाद वे दोनों उसके कमरे के सामने थी। दरवाज़ा धीरे से खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे की हर चीज़ करीने से सजी थी। साइड टेबल पर किताबें तरतीब से रखी हुई थी। अलमारी का दरवाज़ा बंद था और बिस्तर पर चादर एकदम सीधी तनी हुई थी। पूरे कमरे का माहौल सख्ती और अनुशासन का एहसास करवा रहा था, जो समर की शख्सियत का आईना था। ऐमन ने एक पल को ठिठकी उसकी गर्दन घुमाकर कमरे को देखा और धीरे से बोली, बच्चे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई कमरे में मौजूद हो? देखो ना, किसी कितनी ठंडी हवा दे रही है। हुरिया हंस पड़ी और कूदते हुए बिस्तर पर जा बैठी। बोली, हो सकता है कोई नौकरानी आई हो तो सफाई करने और उसे ऐसी चला दिया हो। आजकल की नौकरानियाँ कितनी एडवांस हो गई हैं। आओ थोड़ा आराम करते हैं। ऐमन ने गहरी सांस ली, लेकिन आखिरकार वह भी जाकर बैठ गई। हुरिया ने तकिए पर सिर टिकाया और शरारती लहजे में बोली, काश खान जी फौजी होते, साल भर घर ना आते तो हम उनके कमरे में मज़े से सोते। ऐमन ने तुरंत उसे डांटा, चुप, यह कैसी बातें कर रही हो? अगर भाई को पता चला तो आफत आ जाएगी। वह हर बात को गंभीरता से लेते हैं। मगर हुरिया हंसी नहीं रोक पाई। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, सच ऐमन, अगर ऐसा होता मैं उनके कमरे में कब्जा कर लेती, यहाँ अपनी बॉबी टेबल कुर्सी रखती, पूरा मेकअप बॉक्स यहीं जमाती, और यह बिस्तर यह तो गुलाबी होता। कितना मज़ा आता, तुम उस पर सोती, मैं इस तरफ। ऐमन ने सिर हिलाकर इनकार किया, लेकिन उसकी हंसी छुपाए नहीं छुपी। दोनों बहनें अपनी ही दुनिया में गुम थी, यह जाने भी ना कि समर सचमुच कमरे में मौजूद है। वह वॉशरूम में खड़ा शेव करके उनकी हर बात सुन रहा था। बाहर की ठंडक ऐसी ने उन्हें बल्कि उसके पहले के इंतज़ाम कर दिए थे। कोई नौकरानी कमरे में नहीं आई थी। हुरिया की आवाज़ से ऐमन की हंसी कमरे की गूंज रही थी। अचानक सब ठहर सा गया। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, भाप की एक हल्की सी लहर बाहर आई और फिर समर नज़र आया। वह शर्टलेस था। चेहरा तौलिए से पोंछता हुआ ऐमन का रंग उड़ गया। उसने पल भर भी रुके बिना कमरे से बाहर भाग जाना ही बेहतर समझा। हुरिया का दिल जैसे गले में अटक गया। वह सन से बिस्तर से बैठी रह गई। उसके चेहरे पर शर्म, डर और हैरानी एक साथ उतर आई।
समर ने कदम रोकते हुए भारी आवाज़ में कहा, मेरे कमरे में सोने का बहुत शौक है तुम्हें। फिक्र मत करो, आज इंतज़ाम करता हूँ तुम्हारा। यह कहकर उसने गीला तौलिया ज़ोर से हुरिया की तरफ फेंका, जो उसके चेहरे पर आ लगा। ठंडी बूंदों की नमी उसके गालों पर बिखर गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कदम जैसे ज़मीन पर गड़ गए। हिम्मत ना हुई कुछ कहने की। समर बिना समय गंवाए बाहर निकल गया, लेकिन उसकी मौजूदगी की धड़कन कमरे में रह गई। हुरिया ने कांपते हाथों से तौलिया हटाया। आंखें अब भी डरी हुई थी, सांसें अटकी अटकी सी चल रही थी। जैसे ही होश आया वो झटके से उठी, दुपट्टा संभालते हुए बाहर की ओर भागी। लंबे गलियारों में दौड़ते हुए उसका दिल धक धक कर रहा था और समर का जुमला बार बार कानों में गूंज रहा था, आज इंतज़ाम कराता हूँ तुम्हारा। क्या वाक़ई ना जाने क्यों उसके भीतर अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा। रात के वक्त हवेली के बड़े कमरे में जो शमीम बेगम का खास बैठकर खाना था, एक महफिल सी सजी हुई थी। झूमर की हल्की रोशनी में कमरा जगमगा रहा था। दीवारों पर पुराने अंदाज की शीशे और लकड़ी के नक्काशीदार फ्रेम झिलमिला रहे थे। कमरे के बीचों बीच भारी सोफे सलीके से रखे थे और सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। शमीम बेगम हमेशा की तरह अपने बड़े से सोफे पर आधी लेटी हुई थी। उनके बराबर में समर बैठा था, शांत मगर गंभीर। एक और रहमत बेगम और सुहेल साहब मौजूद थे, दोनों चुप और समर की बातें सुनने के लिए तैयार। दूसरी ओर ऐमन बैठी थी। थकान के निशान उसके चेहरे पर साफ थे, लेकिन आंखों में जिज्ञासा और घबराहट झलक रही थी। पूरे कमरे में गंभीर माहौल था, मगर एक कुर्सी खाली थी, हुरिया की। वो हमेशा की तरह अपने कमरे में कोरियन सीरीज देखने में डूबी हुई थी और इस वक्त किसी को उसकी गैर मौजूदगी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। समर ने सबकी ओर देखा, गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से बोला, आप सबको मैंने इसलिए इकट्ठा किया है कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गई। सुहेल साहब ने ऐनक ठीक की, रहमत बेगम ने होंठ बींच लिए और शमीम बेगम भौं उठाकर बोली, हाँ बेटा कहो, क्या बात है। समर ने ठहर कर कहा, ऐमन का रिश्ता तय हो चुका है। शादी में 6 महीने बाकी हैं, लेकिन शादी पहले ऐमन की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बेटियों को प्राथमिकता देते हैं। ऐमन ने गर्दन झुका ली, चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी, मगर वो चुप रही। समर ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लंदन जाने से पहले हुरिया से मेरा निकाह हो जाए और मैं उसे अपने साथ ले जाऊँ। यह सुनकर कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर शमीम बेगम बोली, हुरिया को ले जाने की क्या ज़रूरत है, वह लड़की है, यहीं रहेगी। समर ने मजबूत आवाज़ में कहा, नहीं दादी, जहाँ मैं रहूँगा वहीं मेरी बीवी रहेगी। यह मेरा आखिरी फैसला है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। रहमत बेगम ने सुहेल साहब की ओर देखा। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, जो कह रहा है वही सही है। बाहर जा रहा है तो बेहतर है कि निकाह करके बीवी को साथ ले जाए। समर ने हाँ में सर हिलाया। मैं चाहता हूँ इसी शुक्रवार को निकाह हो, बस करीबी रिश्तेदार बुलाइएगा। शादी रस्म है, ज़्यादा दिखावा नहीं। इसी पर ऐमन ने धीरे से कहा, भाई हुरिया चाहती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, वह बचपन से यही सपना देखती आई है। समर की आवाज़ कठोर था मगर भावुक थी। नहीं ऐमन, धूमधाम से नज़र लगती है और हुरिया बहुत मासूम है, उसे जल्दी नज़र लग जाती है। मैं यह जोखिम नहीं ले सकता। रहमत बेगम और सुहेल साहब दोनों ने सहमति जताई। शमीम बेगम ने भी अपना डंडा ज़मीन पर हल्के से मारते हुए कहा, ठीक है, अगर बस यही सब चाहते हैं तो इसी शुक्रवार को निकाह कर लो। माहौल एक बार फिर शांत हो गया। सबके दिलों में अलग अलग ख्याल थे। ऐमन ने आंखें झुका ली, रहमत बेगम ने चैन की सांस ली और सुहेल साहब ने गहरी नज़र से समर को देखा। समर के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसके दिलों में वह सपना साकार होने की खुशी उमड़ रही थी जिसे उसने बचपन से संजोया था। उसी वक्त हुरिया अपने कमरे में पीली रोशनी के नीचे लेटे मोबाइल में मगन थी। आसपास की उसकी बॉबी डॉल्स, मेकअप के डिब्बे बिखरे थे। टीवी पर कोरियन ड्रामा चल रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और रहमत बेगम ऐमन के साथ अंदर आई। हुरिया चौंकी, फिर स्क्रीन पर नज़र गड़ा दी। रहमत बेगम कड़े स्वर में बोली, लड़की होश में आओ, उठकर बैठो, बात करनी है। हुरिया ने मोबाइल बंद किया और मासूमियत भरी नज़र से दोनों को देखा। वाह जनाब, आज बड़े लोग मेरे कमरे में आए हैं, बताइए क्या बात है। रहमत बेगम उसके पास बैठ गई, चेहरा गंभीर था। ऐमन भी बगल में बैठी थी। माहौल को इस गंभीरता ने हुरिया को बेचैन कर दिया। रहमत ने उसका हाथ थामा और नरमी से बोली, मुझे अपनी गुड़िया से एक बात करनी है। हुरिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आप मेरी माँ हैं, आपको इजाज़त है, क्या ज़रूरत है। रहमत बेगम ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है और तुमने भी मुझे अपनी माँ। उसी हिसाब से मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला लिया है। हुरिया ने भोलेपन से पलकें झपकाई और आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल माँ, आपने जो भी फैसला लिया है वो मेरा फैसला होगा। रहमत बेगम बोली, तुम्हारी शादी तय हो गई है। यह सुनते ही हुरिया की आंखों खुशी से चमक उठी। वह लगभग उछलकर बिस्तर पर सीधी बैठ गई और उत्साह से चिल्लाई, सच बताइए ना, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? सच में मेरी शादी तय हो गई है। अहमद ने होठ काटकर नज़रें झुका ली। हुरिया और जोश में बोली, यानी अब मुझे ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और इनके फॉर्मूले नहीं पढ़ने पड़ेंगे? या खुदा, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। थैंक यू सो मच। वो बेतहाशा हंस रही थी, हाथ जोड़कर जैसे दुआएं दे रही हों। फिर अचानक अहमद की ओर देखकर बोली, देखा मैं कितनी खुश हूँ, अब तो बस दुल्हन बनना बाकी है। अहमद ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान पूरी ना आ सकी। उसकी आंखों से झलक रहा था कि अगला पल हुरिया के लिए बड़ा झटका बनने वाला है। रहमत बेगम ने बात आगे बढ़ाई, पर एक बात सुन लो, पहले यह तो पूछ लो कि किसके साथ तुम्हारी शादी तय की है। हुरिया ने उनकी बात को हल्के में लिया और बोली, अम्मी, आप जिससे चाहे शादी तय करें, मुझे कोई परवाह नहीं, बस शादी होनी चाहिए, मुझे और क्या चाहिए। अहमद ने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में कहा, हिम्मत रखो, सुन लो अम्मी क्या कह रही हैं। लेकिन हुरिया ने उसकी गंभीरता को मजाक समझकर हंसते हुए कहा, अरे अहमद, तुम इतनी टेंशन वाली शक्ल क्यों बना रही हो? मुझे तो बस खुशी है कि शादी हो रही है। बाकी किसके साथ, यह आप सबका मसला है, मेरा नहीं। रहमत बेगम और अहमद एक दूसरे को देखने लगी। कमरे की फ़ज़ा अचानक बोझिल हो गई। हुरिया चमकती आंखों से दोनों को देखा और उत्साह से बोली, अच्छा तो बताइए, किससे तय की है? लड़का कौन है? क्या करता है? परिवार कौन सा है? नाम क्या है? रहमत बेगम ने अहमद को देखा और फिर भारी आवाज़ में बोली, तुम लड़के को बचपन से जानती हो, परिवार को भी जानती हो और वो क्या करता है उससे भी वाकिफ़ हो। हुरिया मुस्कुराकर ताली बजाते हुए बोली, वाह, अगर मैं उसे बचपन से जानती हूँ तो और आसान होगा। मेरी ज़िंदगी में तो बस बहार ही बहार होगी। रहमत बेगम धीरे से बोली, हाँ, बहार तो ज़रूर होगी, क्योंकि ससुराल वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो लड़का तुम पर जान देता है। अब हुरिया के चेहरे से धीरे धीरे खुशी गायब होने लगी। उसने गंभीरता से पूछा, अम्मी साफ साफ बताइए ना, लड़का कौन है? नाम क्या है? क्या वाकई मेरी शादी तय हो गई है या फिर मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है? रहमत बेगम ने उसका हाथ थामकर भारी आवाज़ में कहा, ये कोई मजाक नहीं है हुरिया, इसी शुक्रवार को तुम्हारा निकाह है। यह सुनते ही हुरिया एकदम सीधी बैठ गई। उसकी आंखों में डर और हैरानी तैरने लगी। कांपती आवाज़ में बोली, क्या मतलब, इतनी जल्दी? रहमत बेगम ने गहरी सांस लेकर कहा, लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा समर खान है, तुम्हारा कज़न, इस ख़ानदान का वारिस। कमरा अचानक सन्नाटे में डूब गया। हुरिया की आंखें फैल गईं, होठ आधे खुले रह गए। वो कुछ पल तक कुछ बोल ही ना सकी, जैसे ज़ुबान गूंगी हो गई। फिर अचानक फट पड़ी, अम्मी, आप पागल हो गई हैं क्या? आप किसका नाम ले रही हैं? खान जी मेरे भाइयों जैसे हैं। मैंने उन्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। मैं क्यों उनसे शादी करूंगी? सारी ज़िंदगी मैंने उनसे डर डर कर गुजारी है और आप चाहती हैं शादी के बाद भी वैसा ही हो? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बापू को मना लूँगी और खान जी को भी साफ मना कर दूँगी। वो भावनाओं की तीव्रता में रो पड़ी। आवाज़ ऊंची होती गई, मैं मर जाऊंगी अम्मी, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। यह कहकर वो हिचकियों के साथ रोती हुई तेज़ी से उठी और वॉशरूम की ओर भाग गई। दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ आई। अहमद ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, मगर दिल का दर्द उसकी आंखों में साफ झलक दिखाई दे रहा था। उसने अफसोस भरी नज़र से रहमत बेगम को देखा और हल्के सिर से हिलाकर इशारा किया, यह फैसला सही नहीं है। रहमत बेगम के चेहरे पर बेबसी, परेशानी सब साफ दिखाई दे रही थी। वह चुपचाप उठी और कमरे से बाहर निकल गई। पर्दे हिलते रह गए और कमरे में सिर्फ हुरिया की दबे स्वर में आवाज़ आते रही रोने की। अगले दिन दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ खिड़कियों के छनकर कमरे में उतर रहा था। हवेली की राहदारियों में सन्नाटा पसरा था, जैसे हर चीज़ किसी दबाव में आ गई हो। हुरिया का चेहरा रात भर रोने से इतना सूजा हुआ था कि आंखें मुश्किल से खुल रही थीं। उसने सुबह से एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला था। वह बिस्तर पर अकेली पड़ी रही, लेकिन आंखों के आंसुओं ने तकिया भिगो दिया था। यह बात दादी बेगम तक भी पहुंची और समर तक भी, मगर दोनों के तेवरों में ज़रा भी नरमी नहीं आई। सब अपनी अपनी ज़िंदगी पर अड़े थे।
दोपहर के खाने के बाद शमीम बेगम ने नौकरानी के हाथों संदेश भिजवाया कि हुरिया को तुरंत उनके कमरे में बुलाया जाए। यह सुनते ही हुरिया का दिल धड़क रहा था, जैसे किसी अदालत में पेशी के लिए बुलाया जा रहा हो। वह मुश्किल खुद को संभालती हुई आंखों पर हाथ फेरा, मगर सूजी हुई पलकों को छिपा न सकी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह शमीम बेगम के कमरे तक पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर उसने धीमी आवाज़ में सलाम किया। शमीम बेगम बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी। उनकी आंखों में सख्ती और लहजे में घमंड था, जैसे उनके एक एक शब्द से फैसला सुनाया जाएगा। हुरिया को देखते ही वो तीखे स्वर में बोली, क्या तमाशा बना रखा है तुमने? यह कैसी नखरेबाजी है? हुरिया की पलकों ने झपकते हुए जवाब दिया। उसके होंठ कांपने लगे और दिल की घबराहट आंसुओं के रूप में बाहर निकल पड़ी। वह सिसकते हुए बोली, दादी, मुझे समर से शादी नहीं करनी। आप लोग क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हैं? अगर मेरे अम्मी अब्बू जिंदा होते तो कभी भी यह ज़बरदस्ती ना करते। यह सुनते ही शमीम बेगम सीधी होकर बैठ गईं। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी। वह तीखी आवाज़ में बोली, मेरे सामने ज़ुबान दराजी मत करो और यह रोने धोने का ड्रामा मेरे सामने मत दिखाओ। तुम्हारी शादी हर हाल में जुम्मे के दिन समर के साथ होगी, और वो अगर तुम्हें एतराज़ है तो अपने पास रखो। हुरिया ने सहमी हुई नज़रों से उनकी ओर देखा, मगर दिल की तड़प ज़बान पर आ ही गई। वह रोते हुए बोली, दादी प्लीज़, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। वह हमेशा डांटते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी उनके साथ गुजारूंगी? शमीम बेगम ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया और कड़क आवाज़ में बोली, डरती हो इसलिए कि वो तुम्हारी फ़िक्र करता है। उसकी डांट ही उसका प्यार है। और अब बस एक शब्द भी नहीं सुनना। अगर जुम्मे के दिन कोई तमाशा किया तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तुम्हारा इस ख़ानदान से कोई नाता नहीं रहेगा। तुम जानती हो बगावत करने वालों के साथ क्या होता है। अपनी सज़ा के लिए तैयार रहना। उनके शब्द किसी तेज छुरी की तरह हुरिया के दिल में उतरते गए। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो वही ज़मीन पर बैठ गई। हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, दादी रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगी लेकिन समर से शादी नहीं करूंगी। मगर शमीम बेगम के चेहरे पर ज़रा भी नरमी नहीं आई। वह ठंडे आवाज़ में बोली, मैंने जो फैसला कर लिया वो पत्थर पर लकीर है। अब जाओ यहाँ से। हुरिया ने एक आखिरी बेबस नज़र उनकी ओर डाली। आंसू गालों पर बहते रहे, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। वह रोती हुई कमरे से भाग गई। राहदारी में उसकी हिचकियों की आवाज़ देर तक गूंजती रही, लेकिन शमीम बेगम के कमरे में सन्नाटा ही पसरा रहा। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और जुम्मे का दिन भी आ पहुंचा। उसके लाख विरोध के बावजूद सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। हवेली के बड़े लॉन्च को सफ़ेद चादरों और हल्की रोशनियों में सजाया गया था। जगह जगह ताज़ा फूलों की खुशबू फैली हुई थी, मगर उस महक में भी एक अजीब बोझ महसूस हो रहा था। माहौल में खुशी की बजाय एक अनकही खामोशी और दबाव छाया हुआ था। मेहमान कुर्सियों पर चुपचाप बैठे थे। सब जानते थे कि यह निकाह किसी की खुशी की से नहीं, बल्कि बुजुर्गों के फैसले का नतीजा था। लॉन्च के बीचों बीच हुरिया दुल्हन के लिबास में बैठी थी। लाल और सुनहरी रंग के लहंगे में लिपटी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई नाजुक कली जबरन किसी भारी मिट्टी में काट दी गई हो। उसका सिर झुका हुआ था, पलकें आंसुओं से भरी थी और हाथ काँप रहे थे। वह बार बार अपने दुपट्टे का पल्लू मरोड़ रही थी। सूजी हुई आंखें साफ बता रही थी कि रात भर उसने नींद नहीं की थी। उसके बराबर में सफ़ेद शलवार कमीज में समर खान बैठा था, चेहरे पर घमंड और आंखों में सख्ती, जैसे उसे अपने आसपास के शोर शराबे से कोई फ़र्क ही न पड़ता हो। उसके तेवर साफ बता रहे थे कि निकाह उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, बस एक औपचारिक रस्म थी। पास ही दादी बेगम तस्बीह हाथ में थामे संतोष भरी नज़र से बैठी थी। उनकी आंखों में वही सुकून था जैसे बरसों का अरमान आज पूरा हो गया हो। तभी मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए। सबकी नज़रें दुल्हन पर टिक गईं। उन्होंने कागज़ खोलकर नर्म आवाज़ में पूछा, बेटी हुरिया रहमान, तुम्हारा निकाह समर खान के साथ किया जा रहा है। क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? यह सुनते ही हुरिया का दिल धड़क उठा था। उसने एक नज़र समर की तरफ देखा, चेहरा पत्थर सा सख्त। उसके मन में चीख कर ना कहने की चाह जगी, मगर घर वालों की सख्ती और दादी की निगाहें याद आते ही उसके होंठ काँप उठे और आंसू बह निकले। उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, कबूल है। मौलवी ने दूसरी और फिर तीसरी बार पूछा। हर बार रोते रोते उसने यही कहा, कबूल है। पूरा लाउंज सन्नाटे में डूबा रहा। मेहमान नज़रें चुराते रहे। इसके बाद मौलवी ने समर से पूछा और उसने हर बार ठंडे और पक्के लहजे में कबूल है कह दिया। दस्तखत हो गए। निकाह पूरा हो गया। सबने औपचारिक दुआएं दी, बधाइयाँ दी, मगर उस शोर में हुरिया के दिल की सिसकियाँ दब गईं।
वह सिर झुकाए आंसुओं में डूबी रही। रात ढल गई, उसे समर के कमरे में भेज दिया गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे की सजावट और गुलाब की खुशबू के बीच एक डरावना सन्नाटा फैल गया। समर दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस थम गई। सामने हुरिया कांपते हाथ तेज छुरी लिए बैठी थी, जो उसकी कलाई पर टिकी थी। आंसू उसके चेहरे पर खुले बह रहे थे। जैसे ही उसने दबाव डाला, समर झटके से आगे बढ़ा और छुरी छीनकर एक तरफ फेंक दी। फिर गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। पागल हो गई हो? मरने का बहुत शौक है तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुरिया हिचकियों में रोती हुए बोली, मुझे यह शादी नहीं करनी थी। घर वालों ने ज़बरदस्ती की है। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी, लेकिन घुट घुट कर नहीं जी सकती। मेरी माँ ने भी यही ज़िंदगी बिताई थी, दब कर, डर कर, और फिर मर गई। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी भी वैसे ही हो। यह कहकर वो फिर छुरी की तरफ झपकी, मगर समर ने उसका हाथ पकड़कर सख्ती से बिस्तर पर बिठा दिया। उसकी आंखों से गुस्से का बेबसी भी वह झुक कर बोला, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वह उनकी ज़िंदगी थी, लेकिन यह मेरी ज़िंदगी है और इसमें तुम शामिल हो। मैं कभी तुम्हें अपनी जान लेने की इजाज़त नहीं दूंगा। बचपन से तुम मेरे दिल में हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा? हुरिया कांपते हुए लहजे में बोली, झूठ बोल रहे हैं आप। अगर सचमुच प्यार करते थे तो हमेशा मुझे डांटते क्यों रहे? यह मत करो, वहाँ मत जाओ, यह मत पहनो, हर वक्त रोक टोक कैसे करते रहें, और अब कहते हैं कि मुझसे प्यार करते हैं। मैं क्यों यकीन करूं? आप झूठ बोल रहे हैं। समर ने गहरी सांस लेकर नरम लहजे से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कभी मजाक नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम मेरी पत्नी हो, शादी की है मैंने, खेल नहीं किया। और जो मैंने तुम्हें डांटा वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए था, दिल दुखाने के लिए नहीं। कुछ पल चुप रहकर वो धीमी आवाज़ में बोला, हुरिया, अभी तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन समय के साथ पसंद करने लगोगी। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। हुरिया का दिल बोझ में दब गया। वह रोते रोते उसके सामने झुक गई और धीरे से उसके सीने से लग गई। उसके आंसू समर के कमीज भिगो रहे थे। मुझे नहीं करनी थी यह शादी, वह फिर बोली। समर ने उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा और उसे और मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। बस चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। उसकी हथेली हुरिया के पेट पर धीरे धीरे थपथपा रही थी। कमरे में गुलाब की खुशबू, रोशनी की नरमी और दुल्हन की सिसकियों का मिला जुला सा माहौल फैला था। समर की नज़र उस छुरी पर पड़ी जो फर्श पर गिरी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन एक निर्णय किया। बेहद नरमी से उसने अपनी सांसें उसकी सांसों से मिला दी। यह स्पर्श इतना कोमल था कि उसमें कोई सख्ती नहीं थी। हुरिया एक पल को चौंकी, लेकिन फिर धीरे धीरे उस एहसास में खोती चली गई। थोड़ी देर उसने हल्का प्रतिरोध किया, मगर उसका हर व्यवहार में इतना नरमी था कि वो बिल्कुल सन्न रह गई और अनजाने में खुद को अपने पति के हवाले कर दिया। समय धीरे धीरे बीत गया। 6 महीने गुजर चुके थे। जिंदगी की कड़वी शामें, आंसू और चीखें जैसे पीछे छूट गई थी। आज किचन में हुरिया अपने ही अंदाज में बैठी थी। सामने थाली में खट्टा अचार रखा था, जिसे वो बड़े चाव से खा रही थी। उसके हाथ रंग चुके थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसका चेहरा भरा भरा मगर चमकता हुआ था, क्योंकि वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। माँ बनने की खुशी उसके पूरे खानदान से झलक रही थी। तभी पर्दा हिला और रहमत बेगम सिर पकड़ती हुई भीतर आई। चेहरे पर झुंझलाहट थी। उन्होंने एक नज़र हुरिया को देखा और झट से बोली, हे भगवान, यह लड़की तो मेरी जान पर आफत बनी हुई है। अरे हुरिया, यह कैसी हरकत है? अगर तेरे पति ने देख लिया तो तेरी टांगें तोड़ देगा। हुरिया ने बेफिक्री से एक और मुंह में डालते हुए मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल नहीं अम्मी, खान जी ने मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। रहमत बेगम ने तंज से आंखें घुमाई। हाँ हाँ, हम भी नफ़रत करते हैं तुझसे। मैंने कहा था ना, शांति से शादी कर लो, हंगामा क्यों करती हो? अब देख लो, हर समय पति की माला जपती रहती हो। हुरिया कुछ कहने ही वाली थी कि किचन के दरवाजे पर समर आ खड़ा हुआ। वह आगे बढ़ा और हाथ में रखी प्लेट उसके सामने रख दी। प्लेट में ताज़ा कटे हुए फल थे। उसके होठों पर नरम मुस्कान थी। वह झुक कर बोला, आखिर क्यों नहीं जपेगी मेरी माला? मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। यह कहकर उसने हुरिया के सिर पर प्यार से बोसा दिया। हुरिया की आंखें नम हो गईं, लेकिन दिल को गहरा सुकून मिला। रहमत बेगम के होठों पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उन्होंने दोनों को देखते हुए कहा, सदा खुश रहो, मगर अपनी पत्नी को समझा दो, यह खट्टा इतना खाती है कि गला खराब हो जाएगा।
अब तो हालात अलग हैं, इसे बच्चे का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर गला बैठ गया और गलत दवाई ले ली तो मुसीबत हो जाएगी। यह है ही ज़िद्दी, मेरी सुनती ही नहीं है। समर ने हुरिया की ओर देखा। उसकी आंखों में शरारत और प्यार था। उसकी हल्के से आंखें तैरती हुई हुरिया ने तुरंत रुआसी सूरत बना ली। ये मुझे हर समय डांटती रहती हैं, क्या अब आप भी डांटेंगे? समर मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन समझाऊंगा ज़रूर। तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे अहम है और अब सिर्फ तुम नहीं, हमारी औलाद भी तुम्हारे साथ है, उसका भी ध्यान रखना होगा। हुरिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके गालों पर रौनक उतर आई, जैसे उसके दिल का सारा बोझ और डर धीरे धीरे मिट गया हो। समर ने उसके माथे पर प्यार से चुम्मा दिया। रहमत बेगम दोनों को देखकर मन ही मन संतोष की सांस ली और उनके होठों पर दुआ आई, रब तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। किचन में उस पर एक अजीब सा सुकून था। बाहर हवा पेड़ों की डालियां हिला रही थी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।